सभी को यथोचित अभिवादन। अनार्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, तो आज हमारा यही टॉपिक है। अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मनी इन नॉन इकोनॉमिक फील्ड। तो नॉन इकोनॉमिक फील्ड का मतलब पहले जान लीजिए, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र, ये सब अनार्थिक क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले सामाजिक क्षेत्र में हम जानें कि मुद्रा का महत्व क्या है। देखिए, सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा ने सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है। इससे लोगों को सामाजिक स्वतंत्रता मिली और उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है। कैसे? जब अदल बदल की व्यवस्था यानी कि वस्तु विनिमय लागू था, उस समय श्रमिकों को धनी व्यक्तियों का दास बनकर रहना पड़ता था और अपनी इच्छा अनुसार वो स्थान और व्यवसाय में परिवर्तन भी नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से मुद्रा का प्रचलन हो गया, तब से सामंतवाद की जगह पे पूंजीवाद स्थापित हुआ। अब पूंजीवाद में लोगों को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता मिल गई है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि मुद्रा के प्रादुर्भाव से अनेक सामाजिक बुराइयों का अंत हुआ या उनमें कमी ज़रूर आई। जैसे कि दास प्रथा का तो अंत हो गया और श्रमिकों के शोषण में कमी आई। कृषकों की जमींदारों से के चंगुल से मुक्ति मिल गई, क्योंकि जमींदार ही नहीं रहे अब। तो जमींदारों के चंगुल में होने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो एक तो सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला मुद्रा से, दूसरा सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार और सामाजिक कल्याण में बढ़ोतरी हुई। कैसे? देखिए, मुद्रा के प्रचलन से अस्पताल खुले, स्कूल खुले, वाचनालय, दरिद्रालय, मनोरंजन क्लब, इनकी स्थापना हुई। और इसी प्रकार मुद्रा की सहायता से सामाजिक सेवाओं का भी विस्तार हुआ। तो ये जो चीज़ें खुली, इससे सामाजिक सुधार हुआ, तमाम बुराइयां दूर हुई, सामाजिक सुधार कहा जा सकता है। इन संस्थाओं के खुलने से सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि हुई। ठीक है ना? सामाजिक पृथकता जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे हुआ करती थी, उसमें भी कमी हुई है। काफ़ी हद तक दूर हुई है सामाजिक पृथकता। फिर सामाजिक कल्याण का मुद्रा की सहायता सामाजिक कल्याण मुद्रा की सहायता से ही मापा भी जाता है। देखिए, सामाजिक कल्याण को जब हम मापने चलते हैं, तो किसी भी देश विशेष में सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर की स्थिति है, ये क्या है, ये हम कैसे जानेंगे? हम ये देखते हैं कि वो आर्थिक रूप से वेल टू डू हैं कि नहीं। अगर वो आर्थिक रूप से वेल टू डू हैं, तो हम मान लेते हैं कि वहाँ सामाजिक कल्याण अच्छा है। अच्छा, हम माने कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सामाजिक कार्य करता है, कैसे मानेंगे? जब वो समाज के कल्याण के लिए ढेर सारी मुद्रा खर्च करता है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो सामाजिक कार्यकर्ता अच्छा वाला है। अच्छा, जब वो सामाजिक कार्य करेगा तो लोगों को कल्याण होगा ना, तो सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी। तो किसके आधार पे हो रही है? मुद्रा के आधार पे। और जाहिर सी बात है, जब किसी सामाजिक कार्यकर्ता या समाज सेवी के द्वारा लोगों के हित में दान वगैरह को देखेंगे लोग, तो वह भी प्रभावित होंगे। तो जो लोग बुराइयों में लगे हुए थे, वो सुधार के कार्यक्रम शुरू करेंगे। तमाम नेता, तमाम व्यवसायी, तमाम ऐसे लोग जो गैर कानूनी व्यवसाय में संलग्न रहते हैं, जब वो दूसरों को देखते हैं कि वो दान दे रहे हैं, तो वह भी अपनी इमेज को ठीक करने के लिए बहुत बार दान देते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, पुरानी मूवीज़ में तो ये दृश्य बहुत दिखते हैं कि खराब महाभ्रष्टाचारी नेता अधिकारी लोगों से वोट लेने के लिए, लोगों का सपोर्ट लेने के लिए दान वान देते थे। अभी भी जब इलेक्शन आते हैं तो लोगों को दान देते हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन का थोड़ा सा चंगुल कसता चला जा रहा है। नहीं तो तमाम तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके दान, साड़ियाँ, पुरस्कार, उपहार, न जाने क्या क्या, और लोग वोट वगैरह ले लिया करते थे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बुराइयां भी मुद्रा के प्रचलन से अब दूर हो रही हैं। ठीक है? मुद्रा के कुछ दोष भी हैं, हम उन पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम मुद्रा की सामाजिक क्षेत्र में जो मुद्रा का योगदान था, जिससे मुद्रा जो है वह अपना अच्छा प्रभाव छोड़ पा रही है, हम उस पहलू को यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। हम बात कर लें जरा सा राजनीतिक क्षेत्र में, जहाँ से मैं अभी पहुँच गया था धीरे से, तो मैं वहीं पे पहुँचाता हूँ आपको। मुद्रा से जो है क्या लाभ मिलता है, ज़रा हम देखें। महत्व उसका है राष्ट्रीयता के विकास में। किस तरह से मुद्रा ने विनिमय के क्षेत्र को विस्तृत करके गांवों और शहरों की दूरी को समाप्त कर दिया। इससे क्षेत्रीयता का एक जो विषय था, पहले बाजार क्षेत्रीय हुआ करते थे, स्थानीय हुआ करते थे, अब वह राष्ट्रीय हो गए हैं। तो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आ गई कि हम एक देश के वासी हैं। हम जब तक भारत में रहेंगे, तब तक हमारा जो व्यापार है वो हमारे हमारे देश का व्यापार है, आंतरिक व्यापार है। ठीक है? और इसके बाहर अगर जाएंगे तो वो विदेशी व्यापार हो जाएगा, बाह्य व्यापार हो जाएगा। ऐसी भावना हमारे यहाँ है ना।
हमारे मन में आ चुकी है। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए इससे नेशनैलिटी या नेशनलिज्म की भावना जो है वो लोगों में आती है। और आप जानते हैं कि हर देश की एक अपनी मुद्रा भी होती है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, जिसका साइन ये है ना। तो इससे राष्ट्रीयता का विकास होता है। दूसरा क्या है, राजनीतिक जागरूकता को प्रोत्साहन। जरा ये विषय समझिएगा, इसको जरा समझने की ज़रूरत है ध्यान से। देखिए राजनीतिक जागरूकता को मुद्रा कैसे प्रदान करती है, प्रोत्साहित करती है। जब व्यक्तियों को सरकार को टैक्स देना पड़ता है तो उनमें सरकारी कार्यों के प्रति जागरूकता भी बनती है कि सरकार हमारे टैक्सों का क्या उपयोग कर रही है, कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। तो वे इसे चेक करने के लिए राज्य के संचालन कार्य में भी रुचि लेने लगते हैं। जनता इस बात पर ध्यान देने लगती है कि सरकार करों से प्राप्त धनराशि का उपयोग किन किन कार्यों में और किस प्रकार कर रही है। आधुनिक सरकारें मुद्रा की सहायता से ही अपनी विकास और कल्याणकारी योजनाओं को पूरा भी कर पाती हैं। तो लोग जब ध्यान देते हैं तो अगर सरकार कुछ अच्छा नहीं कर रही है तो वह उनको इंगित करते हैं। लोग अपना सोशल मीडिया पे, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए एक जनमत बनाने लगते हैं। और पब्लिक की ओपिनियन सरकार अपने विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से जान ही जाती है। ठीक है। या पब्लिक डायरेक्टली, आजकल तो ट्विटर पे हैंडल हैं प्रधानमंत्री के, चीफ मिनिस्टर के, इन सभी के। तो आप इनके ज़रिए भी डायरेक्टली उनसे बात कह सकते हैं अगर आप अच्छे टैक्स पेयर हैं या करदाता हैं। या नहीं भी हैं तो भी आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो राजनीतिक जागरूकता को मुद्रा के माध्यम से प्रोत्साहन मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो हो गया राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। अब हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुद्रा का क्या उपयोग है। तो ये कहा जा रहा है कि सहयोग में वृद्धि होती है मुद्रा के माध्यम से। कैसे? देखिए मुद्रा है ना जो, इसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के बीच पारस्परिक भुगतानों का कार्य जो है वो बहुत सुगम हो गया है। अब हमारे और आपके या अलग अलग देशों की मुद्राएं जो हैं वो अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन उनमें आपस में विनिमय के दरें तय हैं और तय की गई हैं। और विनिमय की उन दरों के माध्यम से आसानी से जो है कन्वर्जन हो जाता है। और ऑनलाइन या विभिन्न माध्यमों से, परंपरागत माध्यमों से वस्तुओं का आदान प्रदान बहुत इजीली हो पाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन भी मिला है। मुद्रा के कारण ही पूंजी का निवेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। एक देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में वहाँ की इंडस्ट्रीज़ के शेयर खरीद सकता है या वहाँ खुद ही इंडस्ट्री लगा सकता है। ये तभी संभव है जब हम अपने देश की मुद्रा वहाँ लेके जाएं और वहाँ के लोग अपने देश के संसाधन हमारी मुद्रा के आधार पे हमें सौंपने को तैयार हो जाएं। तो मुद्रा ने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं समझने के लिए कला के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में क्या महत्व है। देखिए कला, मुद्रा न केवल कला के विकास को प्रोत्साहन देती आई है वरन कला के मूल्यांकन के मापदंड का भी काम करती है। बहुत अच्छा कलाकार, बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे लेखक की पहचान कैसे होती है कि वह कितना ज़्यादा अर्न कर रहा है। कविता के क्षेत्र के महारथी डॉक्टर कुमार विश्वास सबसे अच्छी कवियों में से एक माने जाते हैं और सबसे आगे माने जाते हैं। उसका कारण है कि उनका पेमेंट जो है ना, मौद्रिक भुगतान बहुत ज़्यादा है। ठीक। तो किसी कवि के कद का आकलन हम कैसे कर पा रहे हैं? मुद्रा। इसी तरह से कौन एक्टर सबसे बड़ा है कि वो एक फिल्म को करने का कितना अमाउंट साइन करता है, कितना अमाउंट लेता है। तो आज हम कला का मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं? मौद्रिक आधार पे, कि वह उस कला के माध्यम से कितनी मौद्रिक आय अर्जित कर रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार तथा निजी संस्थाओं द्वारा भी कलाकारों और लेखकों को जब पुरस्कृत किया जाता है उनकी गुणवत्तापरक सेवा के लिए, तो वह भी मुद्रा के रूप में पुरस्कार दिया जाता है। तो मुद्रा कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में भी महत्व रखता है। धार्मिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व क्या है? आपको दान करना है, पूजा पाठ करना है, हवन करना है, धर्म की कोई पुस्तक खरीद के लानी है, मंदिर में जाना है, दर्शन करना है, सब जगह मुद्रा प्रभावी है। बिड़ला मंदिर, मोदी मंदिर और इनके निर्माण में मुद्रा ने ही बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। अच्छा, ये मोदी मंदिर कौन सा है? मैंने नहीं सुना, आपने सुना हो अगर तो मुझे बताइएगा। तुलना का आधार। डेवनपोर्ट एक बात कहते हैं कि समस्त आर्थिक तुलना मुद्रा में ही होती है, न कि कला, नैतिकता या सौंदर्य के आधार पे। मुझे एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति का एक सेंटेंस याद आता है। उन्होंने मुझसे कहा था कि सार्थक व्यक्ति से महत्वपूर्ण हो चले हैं सफल व्यक्ति। आज के दौर में अगर सार्थक होना है तो सफल बनो।
ये सेंटेंस मुझे बहुत प्यारा लगता है। आप लोग अगर इसे समझ पाएँ तो इसका आशय क्या है मुझे बताने का अगर आप एक महती कार्य करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि मुद्रा जो है ना, वह आधुनिक जटिल अर्थव्यवस्था का एक ऐसा अभिन्न अंग बन चुकी है जिसे जिसकी कल्पना, जिसके हटने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर मुद्रा विलुप्त हो जाए तो मैं फिर एक सेंटेंस जो बार बार कहता हूँ, हम फिर से गुफाओं में रहने को मजबूर हो जाएंगे, फिर से आखेट करने को मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि बगैर मुद्रा के चीज़ें फिर से वहीं पहुंच जाएंगी जब हमारी आवश्यकताएं बहुत सरल और सामान्य हुआ करती थी। हमारी जटिल आवश्यकताओं की पूर्ति जो है ना, वो मुद्रा के माध्यम से ही होती है, और वो इस समय मनुष्य से ज़्यादा जटिल और कोई प्राणी नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकताएं जटिल हो करके इसने मनुष्य को बड़ा जटिल प्राणी बना दिया है। तो कुल मिलाकर के अगर आप समझें इस चीज़ को, तो मुद्रा एक अभिन्न अंग बन चुकी है, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए। इसमें जे एल हैंसन का एक सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है कि सौंदर्य शक्तिमान है, किंतु मुद्रा जो है ना, वो सर्वशक्तिमान है। प्रेम के द्वारा बहुत से कार्य संपन्न होते हैं, किंतु मुद्रा के द्वारा सभी कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। ये एक अतिवादी सेंटेंस है और एक दृष्टि से सही भी है, लेकिन हाँ, हर वाक्य के, हर कथन के कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, वो यहाँ पर भी लागू होंगे। खैर, आगे का जो टॉपिक है वह है मुद्रा की बुराइयाँ। तो मुद्रा की बुराइयों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।